हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे और इस चैप्टर का जो आज का टॉपिक होगा वह हीट एंड ट्रायल मेथड से रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका होगा। आज हम सीखेंगे कि कैसे एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बड़ी सरलता और आसानी से संतुलित किया जा सकता है। इस वीडियो से पहले भी मैंने एक वीडियो इसी टॉपिक पर बनाया था, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देखकर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी असंतुलित समीकरण को हीट एंड ट्रायल मेथड से बड़ी सरलता से कैसे हम संतुलित समीकरण में बदल सकते हैं। आइए आज हम फिर प्रैक्टिस के दौरान 2-3 समीकरण को लेंगे और उसको संतुलित करने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम सर्वप्रथम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो हीट एंड ट्रायल मेथड है उसके जो रूल हैं उस रूल पर एक नज़र डाल लेते हैं। पहला, समीकरण में दिए गए अभिकारक और उत्पाद के अणुओं के सूत्रों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। रूल नंबर 2, असंतुलित समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की एक सूची बनाएंगे। अब ये सूची कैसे बनेगी हम अभी जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसको देख करके आप लोग जान जाएंगे कि हमको किस प्रकार की सूची बनानी है। रूल नंबर 3, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को सर्वप्रथम संतुलित करेंगे, चाहे वह अभिकारक हो या फिर उत्पाद हो। रूल नंबर 4, इसके बाद बारी बारी से अन्य तत्वों को इसी प्रकार से संतुलित करेंगे, अर्थात पहले जो बड़ा है उसको संतुलित करेंगे, फिर उससे जो छोटा परमाणु संख्या है उसको संतुलित करेंगे, फिर उससे छोटे परमाणु संख्या वाले तत्वों को हम संतुलित करने का प्रयास करेंगे। और रूल नंबर 5 ये है कि हम चाहते हैं कि रासायनिक समीकरण को और अधिक सूचनापूर्ण बनाएं, तो हम संतुलित समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं को भी प्रदर्शित करेंगे। अब भौतिक अवस्थाओं को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे ठोस के लिए हम S लगाते हैं, द्रव के लिए हम L लगाते हैं, गैस के लिए G लगाते हैं और जलीय विलयन के लिए हम AQ का प्रयोग करते हैं। अतः यदि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के इन 5 नियमों को याद कर लें तो हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। आइए अब हम प्रैक्टिकली रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे और उसको अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। अब हम एक रासायनिक समीकरण लेते हैं और उसको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया करता है तो मैग्नीज क्लोराइड क्लोरीन और प्लस H2O बनाता है। तो हम इसको देखेंगे पहले संतुलित है कि असंतुलित है। तो हम सबसे पहले इसमें उपस्थित जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की एक सारणी बनाते हैं। तो देखते हैं मैग्नीज इधर है तो मैंने मैग्नीज लिख दिया है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब संख्या लिखते हैं, मैग्नीज कितना है इधर 1, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 1 और क्लोरीन की संख्या कितनी है 1। अब वही हम प्रोडक्ट में आते हैं तो देखेंगे मैग्नीज की संख्या कितनी है 1 ही है, लेकिन क्लोरीन की संख्या देखें 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर, तो टोटल कितनी संख्या हो गई उसकी 4 हो गई है। अब बचा हमारे पास हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की संख्या भी देखिए कितनी है इधर 2 है, और बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संख्या इधर है 1। इस तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड के जो परमाणु हैं वो राइट हैंड साइड के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं है, इसलिए यह असंतुलित समीकरण है। अब हम इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उस तत्व के परमाणु को संतुलित करेंगे जिनकी संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्लोरीन की संख्या यहाँ पर 4 है, वहाँ पर 1 है, तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। तो 1 को 4 बनाने के लिए हम 1 में 4 का गुणा कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब देखिए ये समीकरण किस तरह से परिवर्तित होता है। MnO2, चूंकि हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में कोई गुणा नहीं किया इसलिए वैसे ही रख देंगे, और फिर हम लिखेंगे HCl को सेम टू सेम लिख देंगे। लेकिन अब ये Cl को 4 से हमने गुणा किया है तो अब ये 4 का गुणा, चूंकि अणु सूत्र में हमको परिवर्तन नहीं करना है तो हम इसके आगे यहाँ पर 4 का गुणा लिख देंगे। अब एरो दे देंगे, इधर जैसा है चूंकि हमने इधर कोई गुणा भाग नहीं किया इसलिए इधर सेम टू सेम जैसे हैं वैसे ही यौगिकों के जो अणुसूत्र हैं उसको हम लिख देंगे। MnCl2
प्लस Cl2 प्लस H2O। अब फिर से हम चेक करेंगे कि ये संख्या बैलेंस है कि नहीं। फिर देखते हैं मैग्नीज की संख्या अभी भी यहाँ पर कितनी है, एक ही है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर अभी भी 2 ही है, लेकिन अब हाइड्रोजन की संख्या टोटल हो गई 4 और क्लोरीन की भी संख्या टोटल हो गई 4। इस तरह से ये हो गया। अब इधर राइट हैंड साइड में आते हैं तो देखते हैं मैग्नीज की संख्या अभी भी कितनी है, 1। क्लोरीन की संख्या देखें 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो टोटल कितनी हो गए, 4। ये बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे यहाँ पर कितनी है, 2 और ऑक्सीजन की संख्या भी कितनी है, अभी भी 1। अब यहाँ पर मैग्नीज संतुलित है, क्लोरीन बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। अब इन दोनों में देखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अब ये 4 है और एक 2 है, तो 2 को 4 बनाने के लिए हम 2 में 2 का गुणा कर देंगे, तो इसकी भी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब जब ये वाला फार्मूला अब इसमें हम गुणा करके लिखेंगे तो फिर देखिए किस तरह से हमको समीकरण प्राप्त होता है। इधर हमने कुछ नहीं किया है, तो जैसा है वैसा ही हम लोग लिख देंगे MnO2 प्लस 4HCl। एरो दे देंगे। यहाँ पर देखिए इधर हमने कोई नहीं किया, मैग्नीज में और क्लोराइड में कोई परिवर्तन नहीं किया हमने, तो मैग्नीज क्लोराइड को ऐसे ही लिख देंगे MnCl2 प्लस क्लोरीन में कोई परिवर्तन नहीं, Cl2। अब हमने किया गुणा किसमें, हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो जो H2O है उसको तो हम H2O वैसे ही रख देंगे, लेकिन जिस संख्या से हमने गुणा किया है उसको यहाँ पर इसके सामने रख देंगे। अब ये जो संख्या हमको प्राप्त हो गई MnO2 प्लस 4HCl, एरो देंगे MnCl2 प्लस Cl2 और 2H2O। इस तरह से अब ये हमको समीकरण मिल गया। अब इसकी हम पुनः जांच करेंगे कि इनमें सभी की तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है कि नहीं है। तो आइए फिर देख लेते हैं। हम लिखते हैं इधर मैग्नीज, फिर लिख देते हैं ऑक्सीजन, फिर लिख लेते हैं हाइड्रोजन और फिर लिख लेते हैं हम क्लोरीन। मैग्नीज की संख्या फिर लिखेंगे, एक ही है। ऑक्सीजन अभी भी यहाँ पर 2 ही है। हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे तो 4 हो गई है और क्लोरीन की संख्या भी कितनी हो गई है, 4 हो गई है। अब इधर की संख्या यानी प्रोडक्ट में देखते हैं परमाणु की संख्या कितनी कितनी है, तो मैग्नीज की संख्या 1 ही है। क्लोरीन की संख्या देखेंगे 2 और 2 यहाँ पर है, टोटल 4 है। क्लोरीन की संख्या 4 है। हाइड्रोजन की संख्या देखें 2 और 2 मिलकर 2 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 4। और ऑक्सीजन की संख्या देखिए 2 × 9 2, तो ये हो गया 2। इस तरह से देखेंगे ये सभी तत्व के जो परमाणु हैं वे एक दूसरे के बराबर हों। जैसे मैग्नीज एक इधर भी है और एक इधर भी। ऑक्सीजन की संख्या 2 लेफ्ट में, तो 2 राइट में भी। हाइड्रोजन का भी 4 और 4 हो गया। क्लोरीन का 4 और 4 हो गया। यानी परमाणुओं की टोटल संख्या इन दोनों के इक्वल हो गई। इसलिए ये जो समीकरण हमको मिला ये बैलेंस हो गया। यानी हमको जो अब मूल रूप से बैलेंस जो समीकरण मिला वो हो गया MnO2 प्लस 4HCl। एरो दे देंगे, लिखेंगे MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। ये हमारा बैलेंस समीकरण है। और इसको सूचनापूर्ण बनाना है तो हम इसके भौतिक अवस्थाओं का भी चिन्ह इसके साथ लिख सकते हैं। जैसे लिख देंगे MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड जो है वो एक साल्ट है यानी सॉलिड है, तो इसलिए S लिख देंगे। HCl 4HCl ये गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, तो गैस के लिए हम G लिख देंगे। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा MnCl2, ये भी क्या है आपका एक सॉलिड है। फिर आपका क्लोरीन है, देखिए Cl2, ये क्या है आपका गैस है। और फिर 2H2O ये पानी है तो द्रव है, तो इसलिए हम इसको लिक्विड लिख देते हैं। इस तरह से हमको एक व्यवस्थित बैलेंस समीकरण हमको प्राप्त हो जाता है। इस तरह से ये जो समीकरण है वो बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया।
एक समीकरण लेकर उसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। FeSO4 एरो देंगे, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये प्रोडक्ट बनते हैं। तो अब हमको देखना है ये बैलेंस है कि नहीं। तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर देखेंगे केवल 4 है, और इधर संख्या देखिए ऑक्सीजन की कितनी है, 3 2 5 3 8, यानी इधर 4 और इधर 8 ऑक्सीजन है। तो इस तरह से यह असंतुलित समीकरण। इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले परमाणुओं की एक सारणी बनाएंगे। तो परमाणुओं की संख्या देखते हैं कैसे पढ़ें। पहले लोहा है तो लिख देंगे Fe, उसके बाद क्या है आपका सल्फर है, उसके बाद क्या है आपका ऑक्सीजन है। संख्या काउंट करते हैं, लोहा कितना है 1, सल्फर भी कितना है 1, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 4। इधर देखते हैं तो आपका जो लोहा है Fe वो संख्या हो गई है 2। ऑक्सीजन की संख्या देखेंगे तो 3 2 5 3 8, और अगर सल्फर की देखें तो सल्फर की संख्या देखिए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो सल्फर भी कितना हो गया है 2। अब रूल ये कहता है कि जिस तत्व के परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी सबसे पहले हम उसी को बैलेंस करेंगे। तो 4 को 8 करने के लिए हम 4 में 2 का गुणा कर देते हैं। तो हमको अब देखते हैं किस तरह का समीकरण मिलता है। तो 4 पहले हम क्या करेंगे, लिख देंगे FeSO4, चूंकि FeSO4 एक साथ हैं और 4 का इसी को 4 को 8 करना, तो ये 2 का गुणा करेंगे तो इसके साथ यहाँ पे रख देंगे, एरो लगाएंगे, और फिर इधर हमने कुछ किया ही नहीं तो सेम टू सेम वैसे ही रख देंगे। Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। फिर हम काउंट करके देख लेते हैं कि ये समीकरण बैलेंस हुआ कि नहीं। तो देखेंगे फिर से वही चीज हम साइड बनाएंगे, पहले Fe को लिख देंगे, फिर सल्फर को लिख देंगे, और फिर हम ऑक्सीजन को लिख देते हैं। अब Fe की संख्या देखेंगे 2 हो गई, सल्फर की भी संख्या कितनी हो गई 2 हो गई, और ऑक्सीजन की संख्या 4 दूना 8 हो गया यहाँ पे। अब यही संख्या इधर देखें तो Fe की संख्या भी कितनी है 2 है, ऑक्सीजन की संख्या टोटल देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्सीजन की संख्या भी हो गई 8। सल्फर की संख्या देखें 1 और 2, और सल्फर की संख्या भी हो गई 2। इस प्रकार हम देखें तो ये भी एक दूसरे के बराबर हैं, यस भी एक दूसरे का बराबर है, और ऑक्सीजन भी एक दूसरे के बराबर है। जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या सेम टू सेम हो जाती है तो तब जो समीकरण प्राप्त होता है वही हमारा संतुलित समीकरण होता है। इसलिए ये जो समीकरण हमको मिला यह संतुलित समीकरण है। अब संतुलित समीकरण क्या मिला हमको, 2FeSO4 एरो दे देंगे, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अगर हम इसको और सूचनापूर्ण बनाना चाहते हैं तो इसके हम भौतिक अवस्थाओं के जो संकेत होते हैं उसको भी इनके साथ लिख देते हैं। तो उसको भी लिख देते हैं हम एक बार, देखिए 2FeSO4, तो ये सॉलिड होता है तो इसलिए इसको हम लिख देंगे S। अब FeO3 है, ये भी सॉलिड है, Fe2O3 ये भी सॉलिड है तो इसके लिए भी हम लिख देंगे S, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस है SO2 तो इसको लिख देंगे हम गैस G। उसके बाद SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड भी है, ये भी गैस है तो इसको भी हम लिख देंगे G। इस तरह से हमको एक संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाता है जो पूर्ण रूप से संतुलित है। ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन है। जो असंतुलित है और उसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनाता है। अब हम चेक करते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये पहले हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन की एक सारणी बना लेंगे कि इनके तत्वों के परमाणुओं की संख्या कितनी है। अगर बराबर है तो ये संतुलित है, बराबर नहीं है तो असंतुलित है, हम उनको संतुलित करने का प्रयास करेंगे। हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे कितना है 2, सल्फर की संख्या कितनी है 1, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2। ये तो रिएक्टेंट के हो गए।
यानी अभिकारक के। उत्पाद में भी अब देखते हैं इतना है कि नहीं, तो सल्फर की संख्या देखिए कितनी है 1, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है देखिए 2 और 1 3। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2। हाइड्रोजन बराबर है, सल्फर बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए यह एक असंतुलित समीकरण है। अब 2 को 3 के बराबर करना है, 3 को 2 के बराबर करना है। अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें, इसमें 2 का गुणा कर दें, तो 2 का गुणा अगर यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पर 3 का तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, लेकिन यहाँ पर अगर हम करेंगे तो 2 दूना 4 और 1 5 ही होगा। और अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो 2 एक नम 2 और 2 4 ही ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो 2 को हम 3 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम गुणे 3/2 लिख दे सकते हैं। यानी 2 में 3/2 का जब हम गुणा करेंगे तो 3 हमको मिल जाएगा। तो यह समीकरण हम कुछ इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये कॉम्प्लिकेटेड है। H2S प्लस, अब हमको इधर क्या करना है 3/2 से गुणा करना, 2 और हो जाएगा O2। इस तरह से एरो दे देंगे, इधर हमने कुछ किया ही नहीं तो लिख देंगे SO2 प्लस H2O। चूंकि ये भिन्न के रूप में है और भिन्न के रूप में होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं इस 2 को हटाने के लिए दोनों पक्षों में 2 का हम गुणा कर देंगे, ऐसे 2 गुणे इधर और फिर ऐसे करके इधर भी हम 2 का गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो हमको जो नया क्या होगा देखिए, 2 से जब गुणा होगा तो ये हमको मिलेगा, देखिए ये क्या आप समीकरण मिलता है 2H2S। 2 का जब इसमें करेंगे तो 2 से ये 2 कट जाएगा तो मिलेगा प्लस 3O2। एरो दे देंगे, इधर भी अब सब में 2 का गुणा हो जाएगा, तो जाएगा 2SO2 प्लस 2H2O। इस तरह से ये समीकरण हमको मिल गया। अब देखेंगे इसमें हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन की संख्या बराबर है कि नहीं। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, तो 4 हो गया। यहाँ पर फिर देखेंगे सल्फर की संख्या कितनी, 2 से सल्फर में गुणा होगा तो 2, और ऑक्सीजन की संख्या देखिए 3 दूना 6 हो गया। अब इधर आ जाते हैं प्रोडक्ट में, तो सल्फर की संख्या इसमें गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। सल्फर की संख्या कितनी हो गई 2। ऑक्सीजन देखेंगे 2 दूना 4 और 2 एकन्नम 2, टोटल संख्या हो गई 6। अब बचा हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 दूना 4। इस प्रकार हम देखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या भी बराबर, सल्फर की संख्या भी बराबर और ऑक्सीजन की संख्या भी बराबर हो गई। इस तरह से हमको संतुलित समीकरण क्या प्राप्त हो गया 2H2S प्लस 3O2, एरो दे देंगे, और 2SO2 प्लस 2H2O। ये बैलेंस्ड समीकरण हमको प्राप्त हो गया। इसको हम और अधिक सुविधाजनक बनाना चाहते हैं तो इसके भौतिक अवस्थाओं की जो चिन्ह है उनके साथ इसको प्रदर्शित कर देंगे। तो उसको भी हम प्रदर्शित कर दे रहे हैं 2H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, एक गैस है, इसलिए G लिख देंगे, प्लस ऑक्सीजन 3O2, ये भी एक गैस है, गैस लिख देंगे, फिर एरो दे देंगे। सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या है, एक गैस ही है, तो इसको भी 2SO2, इसको भी हम लिख देंगे गैस G से, और प्लस 2H2O, ये पानी है तो ये क्या है, लिक्विड है, तो हम लिख देंगे जल। इस प्रकार से हमको ये एक बैलेंस्ड यानी संतुलित समीकरण मिल गया। संतुलित समीकरण प्राप्त हो गया। देखेंगे जो था H2SO2, एरो देकर SO2 प्लस H2O, अब वो संतुलित होकर बन गया 2H2S प्लस 3O2, एरो दे देंगे, लिखेंगे 2SO2 प्लस 2H2O।
इस तरह से ये हमको बैलेंस समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम एक रासायनिक समीकरण लेते हैं और उसको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया करता है तो मैग्नीज क्लोराइड क्लोरीन और प्लस H2O बनाता है। तो हम इसको देखेंगे पहले संतुलित है कि असंतुलित है। तो हम सबसे पहले इसमें उपस्थित जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की एक सारणी बनाते हैं। तो देखते हैं मैग्नीज इधर है तो मैंने मैग्नीज लिख दिया है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब संख्या लिखते हैं, मैग्नीज कितना है इधर 1, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 1 और क्लोरीन की संख्या कितनी है 1। अब वही हम प्रोडक्ट में आते हैं तो देखेंगे मैग्नीज की संख्या कितनी है 1 ही है, लेकिन क्लोरीन की संख्या देखें 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर, तो टोटल कितनी संख्या हो गई उसकी 4 हो गई है। अब बचा हमारे पास हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की संख्या भी देखिए कितनी है इधर 2 है, और बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संख्या इधर है 1। इस तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड के जो परमाणु हैं वो राइट हैंड साइड के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं है, इसलिए यह असंतुलित समीकरण है। अब हम इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उस तत्व के परमाणु को संतुलित करेंगे जिनकी संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्लोरीन की संख्या यहाँ पर 4 है, वहाँ पर 1 है, तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। तो 1 को 4 बनाने के लिए हम 1 में 4 का गुणा कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब देखिए ये समीकरण किस तरह से परिवर्तित होता है। MnO2, चूंकि हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में कोई गुणा नहीं किया इसलिए ऐसे ही रख देंगे, और फिर हम लिखेंगे HCl को सेम टू सेम लिख देंगे। लेकिन अब ये Cl को 4 से हमने गुणा किया है तो अब ये 4 का गुणा, चूंकि अणु सूत्र में हमको परिवर्तन नहीं करना है तो हम इसके आगे यहाँ पर 4 का गुणा लिख देंगे। अब एरो दे देंगे, इधर जैसा है, चूंकि हमने इधर कोई गुणा भाग नहीं किया इसलिए इधर सेम टू सेम जैसे हैं वैसे ही यौगिकों के जो अणुसूत्र हैं उसको हम लिख देंगे। MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। अब फिर से हम चेक करेंगे कि ये संख्या बैलेंस है कि नहीं। फिर देखते हैं मैग्नीज की संख्या अभी भी यहाँ पर कितनी है 1 ही है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर अभी भी 2 ही है, लेकिन अब हाइड्रोजन की संख्या टोटल हो गई 4 और क्लोरीन की भी संख्या टोटल हो गई 4। इस तरह से ये हो गया। अब इधर राइट हैंड साइड में आते हैं तो देखते हैं मैग्नीज की संख्या अभी भी कितनी है 1, क्लोरीन की संख्या देखें 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो टोटल कितनी हो गए 4, ये बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे यहाँ पर कितनी है 2 और ऑक्सीजन की संख्या भी कितनी है अभी भी 1। अब यहाँ पर मैग्नीज संतुलित है, क्लोरीन बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। अब इन दोनों में देखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अब ये 4 है और 1 2 है, तो 2 को 4 बनाने के लिए हम 2 में 2 का गुणा कर देंगे तो इसकी भी संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब जब ये वाला फार्मूला अब इसमें हम गुणा करके लिखेंगे तो फिर देखिए किस तरह से हमको समीकरण प्राप्त होता है। इधर हमने कुछ नहीं किया है तो जैसा है वैसा ही हम लोग लिख देंगे MnO2 प्लस 4HCl, एरो दे देंगे। यहाँ पर देखिए इधर हमने कोई नहीं किया, मैग्नीज में और क्लोराइड में कोई परिवर्तन नहीं किया हमने, तो मैग्नीज क्लोराइड को ऐसे ही लिख देंगे MnCl2 प्लस क्लोरीन में कोई परिवर्तन नहीं Cl2। अब हमने किया गुणा किसमें हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन यहाँ पर है तो जो H2O है उसको तो हम H2O वैसे ही रख देंगे, लेकिन जिस संख्या से हमने गुणा किया उसको यहाँ पर इसके सामने रख देंगे। अब ये जो संख्या हमको प्राप्त हो गई MnO2 प्लस 4HCl, एरो देंगे MnCl2 प्लस Cl2 और 2H2O। इस तरह से अब ये हमको समीकरण मिल गया। अब इसकी हम पुनः जांच करेंगे कि इनमें सभी की तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है कि नहीं है। तो आइए फिर देख लेते हैं। हम लिखते हैं इधर मैग्नीज, फिर लिख देते हैं ऑक्सीजन, फिर लिख लेते हैं हाइड्रोजन और फिर लिख लेते हैं हम क्लोरीन। मैग्नीज की संख्या फिर लिखेंगे 1 ही है, ऑक्सीजन अभी भी यहाँ पर 2 ही है, हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे तो 4 हो गई है और क्लोरीन की संख्या भी कितनी हो गई है 4 हो गई है।
अभी इधर की संख्या यानी प्रोडक्ट में देखते हैं परमाणु की संख्या कितनी कितनी है। तो मैग्नीज की संख्या एक ही है। क्लोरीन की संख्या देखेंगे 2 और 2 यहाँ पर है, टोटल 4 है। क्लोरीन की संख्या 4 है। हाइड्रोजन की संख्या देखें 2 और 2 मिलकर 2 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 4। और ऑक्सीजन की संख्या देखिए 2 × 2, तो ये हो गया 2। इस तरह से देखेंगे ये सभी तत्व के जो परमाणु हैं वे एक दूसरे के बराबर हों। जैसे आप मैग्नीज एक इधर भी है और एक इधर भी। ऑक्सीजन की संख्या 2 लेफ्ट में तो 2 राइट में भी। हाइड्रोजन का भी 4 और 4 हो गया। क्लोरीन का 4 और 4 हो गया। यानी परमाणुओं की टोटल संख्या इन दोनों के इक्वल हो गई। इसलिए ये जो समीकरण हमको मिला ये बैलेंस हो गया। यानी हमको जो अब मूल रूप से बैलेंस जो समीकरण मिला वो हो गया MnO2 प्लस 4HCl। एरो दे देंगे, लिखेंगे MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। ये हमारा बैलेंस समीकरण है। और इसको सूचनापूर्ण बनाना है तो हम इसके भौतिक अवस्थाओं का भी चिन्ह इसके साथ लिख सकते हैं। जैसे लिख देंगे MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड जो है वो एक साल्ट है यानी सॉलिड है, तो इसलिए यस लिख देंगे। HCl 4HCl ये गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, तो गैस के लिए हम G लिख देंगे। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा MnCl2, ये भी क्या है आपका एक सॉलिड है। फिर आपका क्लोरीन है, देखिए Cl2 ये क्या है आपका गैस है। और फिर 2H2O ये पानी है तो द्रव है, तो इसलिए हम इसको लिक्विड लिख देते हैं। इस तरह से हमको एक व्यवस्थित बैलेंस समीकरण हमको प्राप्त हो जाता है। इस तरह से ये जो समीकरण है वो बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया।